हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन जो फेज 2 का होना है 29th यानी कि कल को ये शेड्यूल्ड है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर की तरफ मूव भी कर गए होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम कुछ एक तो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट देखेंगे, उसके बाद एक ये फाइनल बूस्टर डोज टाइप होगा जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर एक ऊपर से रिवाइज हो जाए एंड कुछ क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिले या फिर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर में हेल्प हो। ओके, इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन या फिर किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका पूरा आंसर दे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हैंडआउट जरूर देख के जाना है, पेपर को बहुत अच्छे से देखिएगा। हैंडआउट में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती हैं, वो आपको एग्जामिनेशन में क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हैंडआउट दिया हुआ है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि क्यों कई बार इंफॉर्मेशन हैंडआउट देखने के बाद कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। हालांकि इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो सुशील रगड़े सर ने अपने टारगेट आरबीआई चैनल पे बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन हैंडआउट ग्रेड ए जनरल। ओके, अब आप इसमें ऊपर खोलेंगे ना तो जो ये फाइल सेव है वो है आरबीआई ऑफिसर्स इन ग्रेड बी इंग्लिश। तो बेसिकली जो इसमें कई स्टूडेंट कहते हैं ना सर इसमें केवल ईएसआई मेंशन है, वो इसीलिए है क्योंकि ये आरबीआई का कॉपी किया है या फिर उसको फ्रेम किया है, जो भी किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। खैर, वो हमारा मकसद नहीं है। ये इशू लास्ट टाइम भी था, लास्ट टाइम भी जब इंफॉर्मेशन हैंडआउट आया था तो उसमें केवल ईएसआई मेंशन किया गया था। बट आप बेफिक्र रहिए, वहां पे आपको एआरडी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिले थे, डिस्क्रिप्टिव मैक्सिमम पार्ट एआरडी ही था। जनरल इंग्लिश में 3 क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पे क्लियर है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, ये 3 चीजें ही मेंशन है। उसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पे भी नहीं की गई है कि कितने वर्ड्स कितने मार्क्स, वो सब कुछ वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो पेपर 2 है यहाँ पे केवल ईएसआई मेंशन है बट एआरडी भी है। इसमें 6 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव होंगे, 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं एंड 10 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन करने। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें थोड़ा सा डाउट अभी भी है क्योंकि जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आया था उसमें जो मार्किंग दी हुई थी वो 1 मार्क दिया था 10 क्वेश्चन के लिए एंड 2 मार्क्स दिया था 20 क्वेश्चन के लिए। बट अगर अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ वगैरह और फिर उसके बाद कुछ आरटीआई भी आई थी तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स है, तो 1.66 अराउंड वो मार्क्स है। खैर, उसके अलावा इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप जो भी वहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बट हालांकि यहाँ पे कोई बड़ा कंफ्यूजन भी नहीं है, ये चीजें आपको देख के चलनी है। ऑब्जेक्टिव सारे के सारे आपको करने हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चाहे वो 2 मार्क्स का है या फिर 1.66 मार्क्स का है, आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल कट ऑफ आपकी इसी से बनने वाली है, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत ज्यादा मैं यहाँ पे इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सुशील रगड़े सर ने एक वीडियो इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको टारगेट आरबीआई पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपको जस्ट शो करने का मकसद था कि इसमें भी कई सारी चीजें होती है, कंफ्यूजन हमको इससे होता है। तो जो भी चीजें आप पहले से करते हुए आ रहे हैं उस पर आप पूरा भरोसा रखें। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको जैसे दिख रहे हैं, लेटर राइटिंग के लिए लास्ट ईयर भी था, लेटर राइटिंग के लिए थे और उसमें 4-5 ऑप्शन आपके थे, आपको किसी एक पे लिखना था। सिमिलरली ऐसे राइटिंग पे और प्रेसी राइटिंग, ये 3 क्वेश्चन इंग्लिश में सफिशिएंट टाइम है पेपर 1। उसके बाद टाइम मिलता है, आप सेंटर से बाहर जा सकते हैं, जाना ही पड़ता है। और फिर उसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट होता है बायोमेट्रिक के बाद। तो ईएसआई यहाँ पे मेंशन है, ईएसआई एंड एआरडी दोनों ही है। नाबार्ड का एग्जामिनेशन है तो केवल ईएसआई तो हो ही नहीं सकता, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव की बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से अपना एग्जामिनेशन करेंगे। इसके अलावा किसी का कोई भी डाउट या क्वेरी रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अब हम अपना शुरू करते हैं कुछ एग्रीकल्चर का रिवीजन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि लास्ट के टाइम पे बहुत सारी चीजें कवर करना भी पॉसिबल नहीं होता, जैसा कि होता है कि लास्ट टाइम पे हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो आपको क्या करना है अभी, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अभी ट्रैवल कर रहे होंगे। अभी कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो बता ही रहे थे कि सर ट्रेन में है, ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है उनको देख रहे हैं। तो होता क्या है, लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा डेफिनेटली बुक से नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले अभी हमने कुछ दिनों पहले एक एआरडी स्कीम्स के लिए एक सेशन किया था जिसमें एआरडी स्कीम्स को डिस्कस किया था और उसके साथ साथ 50 एमसीक्यूज थे। उसका पीडीएफ भी हमने आपको सर्कुलेट किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी और वीडियो के नीचे भी, तो उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको स्कीम्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिसेंट और जो करंट एग्रीकल्चर वाला पार्ट है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे फेज 2 का, तो लास्ट ईयर के पेपर में स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। लास्ट ईयर के पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं थे, कंसेप्ट्स डिस्क्रिप्टिव में उन्होंने पूछे हुए थे।
तो उसको थोड़ा मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और क्या लर्निंग्स इस बार फेज 1 से हैं, जो डिफिकल्ट पेपर था उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जो 2021 एंड 22 का है, अगस्त में रिलीज हुआ था, उससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो रिलीज हो चुका है अक्टूबर में, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों थोड़ा सा आपको ऊपर ही देख के जाना है। जैसे इस बार हमने देखा था कि एडवांस एस्टिमेट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो थर्ड एडवांस एस्टिमेट का पूछा गया, जबकि फोर्थ आ चुका था। इंपॉर्टेंट क्या है, फोर्थ से भी पूछा जा सकता है। पैडी प्रोडक्शन हमारा 122 मिलियन टन, वीट का हमारा 109, ये 2020 एंड 21 का है। 21 एंड 22 का हम देखेंगे तो 130.29, 106.84, और जो ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन रहा इस बार वो 315.72। अब आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देख सकते हैं, लास्ट ईयर 308 था, ये इंक्रीज होके 315 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन आज के टाइम पे है। कहीं पे भी आपको डेटा कोट करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में डेटा कोट करना है, कंपैरिजन करना है 1950 से अभी तक, तो इसको कोट कीजिएगा 315.72 मिलियन टन। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटा कोट करते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा पता है तभी आप उसका सोर्स मेंशन कीजिए। अगर आपको आप सोर्स मेंशन करते हैं और डेटा गलत वहां पे आप बताते हैं या फिर मेंशन करते हैं, फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे बोला है और इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप जीवीए बता रहे हैं तो 18.8 या फिर 18.4 जो इस साल के लिए है, आपको अकॉर्डिंगली बताना है, उसमें फिर आपको कुछ भी चेंज नहीं करने। और अगर आप श्योर नहीं है तो फिर आप डेटा मेंशन मतलब सोर्स मेंशन मत कीजिए। पैडी और वीट का इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये कंपैरेटिव था 2020 एंड 21 का, राइस एंड वीट का, और आप ये यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वीट का प्रोडक्शन हमारा डाउन हुआ है, जबकि पैडी का तो इंक्रीज हुआ है, पर वीट का लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम हुआ। वो हीट वेव का रीजन था, एंड उसके अलावा भी बाकी सारी चीजें हैं, फूड सिक्योरिटी एंड एक्सपोर्ट बैन, लंबी सारी चीजें हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। टोटल फूड ग्रेन 315, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया उसके अकॉर्डिंग 149.92 मिलियन टन है। अब आप कहेंगे सर ये 315 से 150 कैसे हो गया, क्योंकि ये केवल खरीफ का होता है, इसमें आप देख रहे हैं केवल खरीफ क्रॉप्स हैं, और ये भी एडवांस एस्टिमेट है, मतलब अभी तो आप हार्वेस्टिंग शुरू हुई ही है, तो ये बहुत एडवांस एस्टिमेट है अभी हमारा। ओके, देन कैबिनेट अप्रूव्स द एमएसपी फॉर ऑल रबी क्रॉप्स फॉर द मार्केटिंग सीजन 2023 एंड 24। तो रबी सीजन के लिए एमएसपी निर्धारित हो चुका है। प्रीलिम्स में हमें क्या देखने को मिला कि जो एमएसपी पूछा गया था वो जनरली हम कहते हैं कि पैडी या वीट का पूछा जाएगा या कोई जनरल क्वेश्चन, उन्होंने पल्सेस का भी पूछा हुआ था। बट अगर आप एक चीज देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज, वही पल्स पूछी थी जिसका एमएसपी याद करना बहुत इजी था, ऐसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट था। जैसे अगर आप इस बार का एमएसपी देखेंगे, एमएसपी फॉर द रबी मार्केटिंग सीजन 23-24, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे यूनिक है वो है 6000 मसूर का लेंटिल, तो यही पूछा हुआ था फेज 1 में भी। तो आप एक बार सारी चीजें जरूर देख के जाइए। वीट का 2125, बार्ले का 1735 ग्राम का 5335, लेंटिल का 6000 एंड रेपसीड मस्टर्ड का 5450, सैफ्लावर का 5650। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे इस बार पूछा गया था खरीफ में कितनी क्रॉप है, रबी कितनी क्रॉप है, कमर्शियल कितनी क्रॉप है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख सकते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज है वो 110 रुपीज है। खरीफ में यही इंक्रीज 100 रुपीज का था, लास्ट ईयर 1940 था। इस बार जो अभी फसल कटेगी और जो बिकेगी वो 2040 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकेगी। लास्ट ईयर 1940 था, 100 रुपीज का इंक्रीज इसमें भी किया गया है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि एक बार आप सारे ही देख लीजिएगा, जैसे इस बार पूछा था तूर का तो 6600, तो इस टाइप से जो बिल्कुल इजी होते हैं ना याद करने के लिए, उस टाइप के डिजिट्स ही उन्होंने पूछे हुए थे। बट एक बार तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। देन आता है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का, जिसका नाम चेंज कर दिया गया इस बार, MISS मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। स्कीम पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप बजट का डॉक्यूमेंट देखेंगे उसमें भी स्कीम को ऐसे ही मेंशन किया गया है। 2% 3% वाला कंसेप्ट में 9% से उसको स्टार्ट होता है, बीच में 1.5% आया, तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स को डाउट हुआ। मैंने वो क्लियर भी किया था। बेसिकली मैं एक बार आपको जल्दी से समरीज की बता देता हूँ। होता क्या है, फार्मर गया लोन लेने के लिए, लोन तो उसको लेना ही है क्योंकि उसने एग्रीकल्चर करना है, और क्योंकि इनपुट तो पहले खरीदने, क्रॉप बिकेगी 6 महीने बाद। अब वो बैंक जाता है तो बैंक कहते हैं कि भाई हम तो 9% पे दे सकते हैं, जो हमारे बिजनेस टर्म्स के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बैंक तो बिजनेस एंटिटी है, उन्होंने बिजनेस करना है, डिपॉजिटर से पैसा लिया है, उसको इंटरेस्ट पे करना है, अपने एक्सपेंसेस चलाने हैं। वो कहते हैं 9% पे दे सकते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा कम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि भाई ऐसा करो, 2% हम आपको देंगे, आप 7% पे अवेलेबल कराओ फार्मर को। तो
बैंक कहते हैं ठीक है 2% गवर्नमेंट देगी, 7% पे वो आगे फार्मर को देंगे, मतलब बैंक को तो 9% पे ही होती है फंडिंग, मतलब 9% ये बेंचमार्क फिक्स किया गया है, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आप सभी को पता है बैंक रेट रेपो रेट के बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा करो कि 3% की और इंटरेस्ट सबवेंशन दो, जिसको हम प्रॉम्प्ट सबवेंशन बोलते हैं, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इनिशिएटिव PRI, और इसके बाद जो नेट इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा 4%। मतलब फार्मर ने अगर टाइम पे रिपे कर दिया, ये कैसा है शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन मतलब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है लेस देन 1 ईयर है, टाइम पे जमा कर दिया तो उसको 4% का ही इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, मतलब 1 लाख पे केवल 4,000 रुपए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग नहीं होती है। अब हुआ क्या, अब आप ये देख सकते हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन का जो कंपोनेंट है वो 2% का है, प्रॉम्प्ट रिपेमेंट का 3% का है और 7% KCC का इंटरेस्ट रेट है। टाइमली रिपे करते हैं तो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4% का पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। अब हुआ क्या, अगर आप देखेंगे ये जो 1.5% PIB में मेंशन किया गया या गवर्नमेंट ने मेंशन किया, वो उन्होंने इसलिए मेंशन किया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 9% कैसे कॉस्ट आई, आप सभी को पता होगा जो बैंक लेंडिंग रेट फिक्स करता है, लेंडिंग रेट कैसे फिक्स करता है, बैंक अपनी जो कॉस्ट है, कॉस्ट किस बेसिस पे आती है, जो RBI के द्वारा चार्ज रेपो रेट या फिर जो चार्जेस फिक्स किए जाते हैं। अभी आप देखते हैं हम सिंपल न्यूज में पढ़ते हैं कि बैंक ने रेट्स इंक्रीज किए, RBI ने रेट्स इंक्रीज किए। RBI रेट इंक्रीज करता है तो उससे क्या महंगा होता है, लोन महंगा होता है। लोन क्यों महंगा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बैंक है, बैंक एक बिजनेस एंटिटी है, बैंक कहां से कमा रहा है, लोन से, और वो कहां पे कर रहा है, डिपॉजिटर को। खैर ये दूसरा कंसेप्ट है, इन्फ्लेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट भी है, इस बार भी क्वेश्चन उससे आ सकता है। तो ये इस टाइप से फिक्स होता है। अब अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो ये ऑलरेडी कम था, क्योंकि जो हमारा रेपो रेट था वो पहले से ही कम था। जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग थी अप टू 3 लाख रुपीस, बैंक्स को वो अराउंड 6.85 या फिर 7 के अप्रॉक्स ही पड़ रही थी, तो मतलब बैंक्स को 2% की जरूरत ही नहीं थी, है ना। 9% पे जब अगर बैंक पे कर रहा है, बैंक को पे करना पड़ रहा है, तभी तो गवर्नमेंट 2% देगी। अब उसको पहले से ही 7% पड़ रहा है या 6.85% पड़ रहा है, तो फिर बैंक मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को क्यों पे करेगा। अभी क्या हुआ, अभी आपने रिसेंटली देखा इन्फ्लेशन की वजह से, और ये मार्च के बाद से ही शुरू हुई कंडीशन, मार्च के बाद से इतना ज्यादा रेट बढ़ा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होने लगा, वो 7% से ऊपर की तरफ को जाने लगा, ऊपर की तरफ मतलब 8 to 8.5, हालांकि 8 पर ही है, अभी भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, MCLR लिंक्ड है सारे लोन के रेट, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अप टू 1.5%, मतलब इतना तो जाएगा नहीं बट फिर भी 1.5% तक अगर एक्स्ट्रा रहेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का कंपोनेंट होता है। मतलब कहने की बात है कि 7% पे ही फार्मर को लोन दिया जाएगा, उसके बाद जो भी उसको पे करना पड़ेगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी बैंक्स को। ओके, देन रामसर साइट्स है, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है। न्यू 11 साइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रामसर एक सिटी है, आप सभी को पता होगा, जहां पे कन्वेंशन हुआ था किसके लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। तो वेटलैंड कंजर्वेशन में इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं एज ऑफ नाउ, इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये सारी साइट्स 11 जो साइट्स हैं वो भी रिसेंटली ऐड की गई। अब इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रीलिम्स में भी हमें देखने को मिले थे। तो सीड प्रोडक्शन और या सीड प्रोसेसिंग, सीड विलेज एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा है फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है। फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजेनी है के साथ हमारे पास 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि पेरेंट कौन है, प्रोजेनी कौन है, किसके बाद कौन सा सीड बनेगा, दूसरा किस सीड में कौन सा टैग लगेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूक्लियस सीड तो बहुत इनिशियल स्टेज है, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बनता है, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड बनता है। इंडिया में जो जनरेशन फॉलो किया जाता है वो 3 जनरेशन सिस्टम होता है सीड प्रोडक्शन का, मतलब 3 जनरेशन के बाद सीड अवेलेबल होता है फार्मर को। तो पहले ब्रीडर सीड बनेगा, फिर फाउंडेशन बनेगा, फिर सर्टिफाइड बनेगा। कुछ कंट्रीज में 4 जनरेशन सिस्टम है, वहां पे ब्रीडर, फाउंडेशन, देन उसके बाद रजिस्टर्ड सीड आता है, देन सर्टिफाइड सीड आता है। इंडिया में 3 जनरेशन सिस्टम है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ये भी आता है कि टैग कलर क्या है। तो आप यहाँ पे टैग कलर देख सकते हैं, ये ब्रीडर सीड का है तो गोल्डन येलो टैग कलर रहता है, फाउंडेशन का व्हाइट रहता है, सर्टिफाइड सीड का एजर ब्लू कलर रहता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। देन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, इंडिया की हम कह सके जो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है मैक्सिमम पार्ट में, अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन को आप छोड़ देंगे
तो जो बाकी इंडिया की कंडीशन है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या बात करते हैं कि जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, रेनफॉल पे। रेनफॉल पे डिपेंडेंसी होने का क्या मतलब है कि आर्टिफिशियल या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, तो क्रॉप जो ग्रो की जाएगी वो किस पे बेस्ड होगी, रेनफॉल पे, और जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ड्राई फार्मिंग जहां पे बहुत ज्यादा ही कम बारिश होती है, दूसरा ड्राईलैंड फार्मिंग, तीसरा रेनफेड फार्मिंग। तो ये 3 कंडीशन, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंशन भी किया है प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, और आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब कोई भी पूछा जाएगा एग्रीकल्चर कंसेप्चुअल एग्रोनॉमी से बेस्ड होगा, उसमें आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जरूर मेंशन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्राई फार्मिंग होती है जहां पे लेस देन 750 mm का रेनफॉल होता है एक साल में। ड्राईलैंड वो होता है जहां पे 750 से 1150 mm का रेनफॉल होता है। 1150 से ऊपर है तो उसको हम रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। रेनफेड फार्मिंग भी 1150 से ऊपर है तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी फार्मिंग है, रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट है। उत्तराखंड की कंडीशन आप देखेंगे तो इतनी बारिश एक साथ हो जाती है कि जो क्रॉप उग रही होती है ना वो भी खराब हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेनफेड कंडीशन बहुत अच्छी है, अगेन कॉन्स्टेंट्स वहां भी हैं। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं एग्रीकल्चर के। और अगर आप देखेंगे ना, नाबार्ड का काम क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को करना या फिर उनको आगे बढ़ाना। तो बेसिकली आप देखेंगे इंडिया के चैलेंजेस, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वाटरशेड कंसेप्ट इसके बाद ही आता है और वाटरशेड कंसेप्ट के आगे ही रूरल डेवलपमेंट की बात चलती है। अन्ना हजारे वाले विलेज का एग्जांपल अगर आप देखेंगे, रालीगढ़ सिद्धि का, वो एक मॉडल विलेज है रूरल डेवलपमेंट का या फिर रूरल प्रॉस्पेरिटी का। शुरुआत कहां से हुई थी, वाटरशेड डेवलपमेंट से। वाटरशेड डेवलपमेंट की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि रेनफेड फार्मिंग है। रेनफेड फार्मिंग में भी जो क्लासिफिकेशन है वो ड्राई फार्मिंग या फिर ड्राईलैंड फार्मिंग में है, क्योंकि रेनफॉल भी इतना ज्यादा नहीं है। तो चीजें काफी लिंक होती हैं, खैर उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। ये आपको देखना है कि ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इसको थोड़ा सा अगर आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। हमने एक बार इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, एक वीडियो भी बनाया था यूट्यूब में, आप उसको देख सकते हैं। देन एग्रोक्लाइमेटिक की बात आती है, आईसीआर ने क्लासिफाई किया है 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे। तो जब भी आप एग्रीकल्चर क्रॉपिंग सिस्टम का कुछ भी आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अगर आप क्लाइमेटिक जोन को ध्यान रखते हैं, सिमिलरली मैप में आप सॉइल्स को ध्यान रखते हैं और एक क्रॉप पैटर्न आपको पता है, तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आप कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये बहुत मुश्किल है याद करना 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप यहां पे देखिए, बहुत इजीली ध्यान से आपको याद करना है। आप सभी को पता है उत्तराखंड में गोमुख से, गंगोत्री से गंगा रिवर निकलती है। गंगा रिवर कहां से जाती है, यहां से उत्तराखंड से निकली और यहाँ पे, ओके। सो ये इसका पाथ है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हिल्स है, इसके बाद क्या है, पूरा प्लेन एरिया है, तो ये क्या चीज है, इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब इसको डिवाइड करना बहुत इजी है। आप ये देखेंगे ये लोअर गैंगेटिक प्लेन, जो 3 वाला है वो लोअर गैंगेटिक प्लेन, ये मिडिल गैंगेटिक प्लेन, 5 क्या है अपर गैंगेटिक प्लेन, और 6 क्या है ट्रांस, मतलब इसके इधर का एरिया ये ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है। अब ये याद करना तो बहुत इजी हो गया है ना। अब आप ये फर्स्ट और सेकंड देखेंगे तो ये कैसा हमारा माउंटेन वाला पार्ट है, तो ये कहां पे है, वेस्टर्न हिमालय वेस्ट साइड है, ये कहां पे ईस्ट, तो ये ईस्टर्न हिमालय। तो ये 6 तो आपको इजीली याद हो गए। अब आ जाइए बीच के 4 पार्ट, 8 यहां से देखते हैं, 7 8 9 10। अब आप 7 8 9 10 देखेंगे तो 7 किस साइड है, ईस्ट की साइड है, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, प्लेट्यू एंड हिल्स। देन ये कहां पे 8 सेंट्रल पे, सेंट्रल प्लेट्यू। 9 कहां पे, वेस्टर्न, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। देन डी कहां, 10th कहां पे है, सदर्न, तो ये सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। तो आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हो, एक फ्रेम आपके माइंड में रहेगा ना तो आप इजीली उसको कर पाएंगे, उसमें कुछ बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद आप 11th में आ जाइए, ये क्या है, कोस्टल पार्ट है, तो ये किस साइड है, ईस्ट की साइड, तो ईस्टर्न, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स। देन ये किस साइड है, वेस्ट में, और ये क्या है, कोस्टल एरिया, तो वेस्ट। देन उसके बाद हमारा क्या होता है, गुजरात प्लेन एंड हिल्स, एंड ये 14th हमारा क्या है, वेस्टर्न ड्राई रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार, ये हमारे क्या है, आइलैंड। तो देखिए ब्रॉडली भी अगर आप देखेंगे, बहुत आपको अंडमान नहीं याद आया, राजस्थान भी याद नहीं आया, गुजरात भी याद नहीं आया, इतना तो आपको पता चल गया कि इंडिया बेसिकली कैसे क्लासिफाई होता है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन में, ओके। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, कैसे भी आपको हेल्प हो सकती है। देन फिशरीज से क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव में तो क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन था, एनिमल हस्बेंड्री का, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा फिशरीज से लास्ट ईयर तो नहीं था, बट मे बी हो सकता है। ये बेसिक होता है क्वेश्चन, इस बार भी देखा था कि माइग्रेशन होता है फिश में, फ्रेश वाटर टू मराइन वाटर, मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेसिकली जो माइग्रेशन के बेस्ड पे
कि इसमें टेबल नहीं है, पहले हमने डिस्कस किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। एनाड्रमस, कैटाड्रमस, एम्फीड्रमस, ओशियनोड्रमस और इसके अलावा एक और होता है पोटेमोड्रमस। तो होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो एनाड्रमस फिश होती हैं, एनाड्रमस फिश मैंने आपको कैसे याद कराया था कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो मतलब वो मरीन वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है। कहाँ पे पूरी लाइफ कहाँ पे रहेंगी, सी में, मरीन वाटर हम जिसे कहते हैं, और फ्रेश वाटर में वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए मूव करती हैं। कैटाड्रमस जस्ट अपोजिट होगा, फ्रेश वाटर में रहती हैं, सी में वो मूव करती हैं फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। ओके, एम्फीड्रमस होता है, एम्फी मतलब बोथ, है ना, एम्फीबियंस हम जैसे पढ़ते हैं, एम्फी मींस बोथ, दोनों के करेक्टर, वैसे ही एम्फी मतलब बोथ, तो ये दोनों जगह करते हैं। ओशियनोड्रमस मतलब जो फ्रेश वाटर में ही मूव करती हैं, और इसके अलावा ओशियनोड्रमस मतलब जो ओशियन में ही माइग्रेट करती हैं लेयर्स में। इसके अलावा पोटेमोड्रमस होता है, जो कि पोटेमोड्रमस मतलब पोटेबल वाटर, फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करती हैं। ओके, देन एक जेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड आता है, तो ये जेस्टेशन पीरियड थोड़ा सा याद रखिएगा। काउ, बफेलो एंड शीप का क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछा गया। बफेलो का 310 to 315, काउ का 280 डेज, शीप एंड गोट का 150 डेज। ये रेंज आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो गलत मत कीजिएगा। जेस्टेशन पीरियड से क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत बार हमें देखने को मिला है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने आप लोग को दिया था। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सारे नए क्वेश्चन है, ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी कराए थे। सो कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनमें क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर व्हिच इंटरेस्ट सबवेंशन कैन बी अवेल्ड इन केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। लास्ट टाइम मैंने पूछा था, बहुत स्टूडेंट ने गलत बताया था, और ये लास्ट टाइम तो मैंने तब पूछा था जब उसके एक दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो ये आप बताइएगा, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। Then the uniform removal of topsoil that usually got unnoticed by the farmers, उसको हम क्या कहते हैं? सिमिलर क्वेश्चन एक अभी एग्जाम में मैं भी देखने को आया था कि जो स्प्लैश इरोजन है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको रेन ड्रॉप इरोजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। तो जो शीट इरोजन है, शीट मतलब एक ऊपर की पूरी शीट रिमूव हो गई, तो ये यूनिफॉर्म रिमूवल है। ओके, देन 3 स्टेट्स स्टेट वाइज रैंकिंग। लास्ट ईयर जो रैंकिंग पूछी गई थी, 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे रैंकिंग पे, और वो पूछे गए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूछा गया था कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया है, और कौन सा स्टेट, आप सभी को पता है कि वो पूछा जाता है कि 100% ऑर्गेनिक है। और तीसरा पूछा गया था कौन सी कमोडिटी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे आपको मिलेगा। एपिडा की साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें थी। ओके, एपिडा की साइड पे। उसके अलावा भी चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे प्रोडक्शन का पूछा जाता है जनरली। तो वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में यूपी सबसे ऊपर है, देन एमपी है, देन पंजाब में है। क्या लॉजिक है, कैसे आप याद कर सकते हैं। ट्रिक्स में मैंने आपको डेटा वाली एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये सारी चीजें बताई थी, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में डेटा डिस्कस किया था। अगर आपको अभी भी लगता है तो आप उस डेटा को एक बार फिर से देख सकते हैं। राइस में वेस्ट बंगाल, देन यूपी, देन पंजाब। देन उसके बाद फूड ग्रेन प्रोडक्शन में यूपी सबसे नंबर 1 पे है, देन एमपी, देन पंजाब। देन इसके अलावा पल्स प्रोडक्शन में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था कि सर राजस्थान लास्ट ईयर 2020 वाले में राजस्थान था, अदरवाइज उससे पहले भी आप देखेंगे एमपी ही फर्स्ट रहा है, और अभी फिर से एमपी लीडिंग स्टेट है पल्स प्रोडक्शन में, याद रखिएगा। ऑयल सीड प्रोडक्शन में राजस्थान इज लीडिंग, शुगर केन प्रोडक्शन में यूपी इज लीडिंग, पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, अभी यूपी लीड कर रहा है। कॉटन में भी अगेन महाराष्ट्र इज लीडिंग। देन सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो हॉर्टिकल्चर का आया, उसके अकॉर्डिंग एरिया 27.74 है, और जो प्रोडक्शन है वो 341.63 मिलियन टन है। ओके, बाकी ये बाइफर्केशन है टोटल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, प्लांटेशन एंड स्पाइसेस का, क्योंकि एक बार उन्होंने दे दिया था कि जस्ट आप अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खैर ये बाकी डिटेलिंग है आगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो ये क्वेश्चन आया था ना, लास्ट ईयर क्या हुआ, कई सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर वेजिटेबल का पूछा गया था। तो लास्ट ईयर भी मैंने बताया था कि वेजिटेबल में, क्योंकि लास्ट ईयर से ही ट्रेंड चेंज हुआ था, उससे पहले क्या था, वेजिटेबल में वेस्ट बंगाल फर्स्ट हुआ करता था, लास्ट ईयर से यूपी फर्स्ट हुआ। आप देखेंगे लास्ट ईयर भी एग्जाम से पहले ऐसे ही हमने एक रिवीजन किया था, उसमें सेम टेबल मैंने उस टाइम पे भी दिखाया था, तभी मैंने बोला था कि ये हमेशा वेस्ट बंगाल हुआ करता था और यूपी हुआ है, वही क्वेश्चन वहां पे आया। उसके बाद फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर देखो वहां पे तो वेस्ट बंगाल लिखा है, वहां पे यूपी लिखा है, क्या आंसर सही है वो तो पीआईबी से पता चल जाएगा, और क्योंकि उसमें मेंशन रहता है एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट, तो गलत होने के चांस नहीं है। तो हमेशा आपको क्या करना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है। हालांकि कहां तक कितना अपडेटेड रखना है ये भी
नाबार्ड के उसमें थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि नाबार्ड कई सारी रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो ये बेसिकली टेबल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोटैटो प्रोडक्शन में यूपी इज लीडिंग, टोमेटो में अगेन एमपी इज लीडिंग, अनियन में महाराष्ट्र इज लीडिंग। ओके, देन एक और हमने एक वीडियो किया था सेंसस एंड रिपोर्ट्स पे, जितनी सारी रिपोर्ट्स हैं एआरडी की वो सारी उसमें डिस्कस की थी डिटेल में, आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओवरऑल सुपरफिशियली हम आगे को एक बार लेके इसको चलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पूछे हैं, टॉप स्टेट एरिया वाइज, क्योंकि इस बार ये अभी आई है आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 की, जनवरी 2022 में आई है। तो एमपी इज लीडिंग स्टेट, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया फॉरेस्ट का कहां पे है, उसके बाद डेंसिटी वाइज बोलेंगे, या फिर हम ये कि किस एरिया का जो टोटल एरिया है उसमें मैक्सिमम एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, तो वो मिजोरम है, देन अरुणाचल प्रदेश है, ये याद रखिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे इज द बैकबोन फॉर द नाबार्ड एग्जामिनेशन, एआरडी एएसआई में तो खासकर, तो आप एक बार उसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होगा ईएसआई या फिर एआरडी का इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, ये क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया था। 2021 एंड 22 का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कितना है, 18.8, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देन ये बजट में इस बार ये सारी चीजें लॉन्च हुई हैं। बजट में क्या स्पेशल था, किसान ड्रोन, उसके बाद लॉन्चिंग फंड विद द ब्लेंडेड कैपिटल टू द फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप, नाबार्ड के साथ ये फंड सेट किया गया है स्टार्टअप्स के लिए, ये याद रखिएगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट है, उसको इस बार कर दिया जाएगा पूरा, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के लिए, या फिर जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है वो भी आया। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइव स्टॉक सेंसस, तो लाइव स्टॉक सेंसस के लिए अभी अच्छे स्टूडेंट का एक बार ना मुझसे कहते हैं कि सर ये तो पुराना है, 2019 का है, तो अभी हमारे पास ना 2019 का ही लेटेस्ट है, हर 5 साल में होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेंसस में भी कई स्टूडेंट्स का आता है कि सर 2015-16 का ही है, वो तो पुराना है। तो जो नया है वो अभी चल रहा है क्या कहने का मतलब है, उस पर भी डेटा कलेक्शन चल रहा है, अभी रिपोर्ट उसकी आई नहीं है, जब रिपोर्ट आएगी तो हम आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे। एज ऑफ नाउ यही हमारे पास है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं, जैसे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 536.76। अभी जो पॉपुलेशन है ना, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, पोल्ट्री नहीं होती है, क्योंकि पोल्ट्री आप देखेंगे 835 मिलियन नंबर पे, तो वो तो पहले ही सबसे ज्यादा है और उनकी लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, तो वो यूपी में है। कुछ ये स्टेट रैंकिंग्स याद रखिएगा। देन कैटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, वेस्ट बंगाल में। अब लास्ट ईयर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम जो एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उसमें यूपी फर्स्ट था, बट अब वेस्ट बंगाल फर्स्ट है। याद रखिएगा, यूपी और वेस्ट बंगाल टक्कर में रहते हैं, काफी सारी चीजों में इधर उधर रहता है। बफेलो में कोई डाउट नहीं है, यूपी इज लीडिंग। बाकी आप देख सकते हैं राजस्थान तो बहुत पीछे है अभी उससे, हालांकि सेकंड है। ओके, तो बाकी भी हमने लाइव स्टॉक सेंसस में डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस हमारे पास जो डेटा है अभी 10th का, वो 2015-16 के अकॉर्डिंग है। अभी जो 11th सेंसस स्टार्ट हुआ है, इनिशिएट हुआ है, गवर्नमेंट ने पीआईबी में लिखा कि स्टार्ट किया है, ये नहीं है उसका मतलब कि डेटा आ गया है। डेटा जब आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 5 ईयर में होती है। एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 है। यहां से हमें क्या पता चलता है, लैंड का क्लासिफिकेशन मतलब मार्जिनल लैंड कितनी है, तो अगर 0 से 1 हेक्टेयर है तो फार्मर कैसा होगा, मार्जिनल, देन स्मॉल, देन मीडियम, देन सेमी मीडियम, देन मीडियम एंड देन लार्ज लैंड होल्डिंग्स। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हैंडलूम सेंसस, 4th हैंडलूम सेंसस जो कि अभी रीसेंट है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हैंडलूम वर्कर्स कहां पे है, आसाम में है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। सो मैंने क्विकली कुछ चीजें रिवाइज करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने बहुत सारे सेशंस आपके लिए थे यूट्यूब में, एआरडी के लिए, ईएसआई के लिए भी, इंग्लिश के भी, आप आई होप कि आपने देखे होंगे। सो इस उम्मीद के साथ जाइए कि आप सबसे बेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बिना इधर उधर का सोचे हुए आप करने लगिएगा अपना एग्जामिनेशन। एक और एक्सपीरियंस मैं आपको बता देता हूँ, होता क्या है, जैसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट आपका शुरू होगा, आप देखेंगे सडनली, मतलब जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, बहुत जोर से आपको पूरे हॉल में टाइपिंग की आवाज सुनाई देगी। तो अब ये डरिएगा मत कि सब लोग इतनी तेज लिख रहे हैं, वो एक क्यूमुलेटिव आवाज होती है जो बहुत ज्यादा होती है, उसका एक इम्पैक्ट तो होता ही है। वहां पे फिर एक होता क्या है, हम सोचते हैं कि सब तो लिख रहे हैं, हम ही क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो ये भी मत सोचिएगा कि वो हर किसी की स्पीड नहीं है, वो एक क्यूमुलेटिव स्पीड या फिर आवाज है पूरे सिस्टम की, पूरे हॉल में। तो उससे घबराना नहीं है, मोटिवेट रह के अपना पूरा अच्छे से आंसर लिखिएगा, मिस्टेक्स कम कीजिएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक तो खासकर कम कीजिएगा, क्योंकि उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट होता ही है।
बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं आपके एग्जामिनेशंस के बाद। जरूर शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंसेस, आपका एग्जाम कैसा था, कैसा रहा, सो दैट कि आपके आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो हेल्पफुल रहे। सो अगेन फ्रॉम द एग्जाम बी फैमिली वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से अपना एग्जामिनेशन देंगे एंड डेफिनेटली आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, थैंक यू।